इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है टॉर्जन ऑफ ए सिलेंडर या वायर, या फिर इसी को बोला जाता है ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर या वायर। तो चाहे सिलेंडर के केस में आए चाहे वायर के केस में आए, सेम थ्योरी एप्लीकेबल होगा। मतलब टॉर्जन ऑफ ए सिलेंडर या टॉर्जन ऑफ ए वायर, या फिर टॉर्जन को और सिंप्लीफाई वर्ड में हम लोग ट्विस्टिंग लिखते हैं, तो या तो ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर या फिर ट्विस्टिंग ऑफ ए वायर। इसका मतलब हुआ किसी तार को ऐंठना या किसी बेलन को ऐंठना। ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको याद होगा, आप लोगों के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के प्रैक्टिकल के सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है, मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट। उसमें अगर देखा जाए तो एक वायर को उसमें ऐंठा जाता है। तो मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट में जो थ्योरी वर्क करता है वो यही थ्योरी वर्क करता है, ट्विस्टिंग ऑफ ए वायर का थ्योरी। ठीक, तो इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पहले डायग्राम पे फोकस करेंगे, दूसरा डायग्राम अभी आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको ये एक सिलेंडर है, तो आप चाहे इसको सिलेंडर कहिए चाहे वायर करिए, ठीक है। अगर मैं वायर कह देता हूं तो भी यही चीज है, सिलेंडर बोल दूंगा तो भी वही चीज है। ठीक, तो किसी भी वायर या सिलेंडर को हमें ऐंठना है, तो आप उसको जब भी ऐंठेंगे तो उसका एक सिरा फिक्स होगा। तो मान लीजिए ये इसका ऊपर वाला सिरा क्या है, फिक्स्ड है, मतलब ये नहीं ऐंठाएगा, फिक्स्ड। और नीचे वाले सिरे को हम यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ऐंठेंगे। तो जब भी किसी सिलेंडर या वायर को ऐंठेंगे तो हमेशा एक बल युग्म लगता है, माने हमेशा दो बलों का युग्म। एक बल इसको इधर की ओर ऐंठेगा, दूसरा बल इसको इधर। जैसे हाथ आप लगाएंगे तो जब हाथ से आप किसी भी वायर को क्या एक उंगली से ही आप ऐंठ सकते हैं? नहीं ऐंठ सकते। जब भी आप वायर को पकड़ेंगे दोनों साइड से, तो आप दो उंगली के बीच में वायर को पकड़ेंगे, फिर उसको घुमा के ऐंठेंगे। तो हमेशा जब भी किसी चीज को आप ऐंठते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, तो वो एक बल के सहारे नहीं होता है, वो दो बल के सहारे होता है। इसीलिए उन दोनों बलों को मिला के कपुल बोला जाता है। कपुल यानी बल युग्म बोला जाता है। तो इसका एक बल युग्म इसको इधर को खींचेगा, दूसरा इधर को, तो ये नेट में क्या कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, ऐंठ जाएगा, समझ में आया, घूम जाएगा। तो इसी की हमको थ्योरी करनी है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, तो एक्चुअल में हमें यही कपुल निकालना है, टाउ, यानी ये बल युग्म निकालना है, ये टाउ कपुल बल युग्म, कि इसको कितने बल युग्म से इसको ऐंठा जा रहा है। और इसी में एक और चीज निकाला जाता है, सी, ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी यहाँ पे इसको एक रेडियन एंगल तक इसको ऐंठने के लिए कितना हमको बल युग्म का जरूरत पड़ेगा, यही निकाला जाता है इसके थ्योरी में। क्लियर हुआ? तो खैर वो आगे की बात है, पहले आप डायग्राम को समझिए। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस है ए, ओ से लेके ओ डैश तक ये सिलेंडर का एक्सिस है, ठीक है, बेलन का अक्ष जिसे बोलेंगे। ये ओ इसके सेंटर में है और ये ओ डैश भी इसके निचले भाग के सेंटर में है। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा नहीं समझेंगे तो ये आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए, ये ए बी सिरा क्या है, फिक्स्ड है, तो ये मैंने फिक्स्ड एंड लिख दिया है। और ये जो दूसरा सिरा ए डैश बी डैश है वो सिरा फ्री है। तो ऐसे में अगर आप ये नीचे से इसको ट्विस्टिंग कपुल लगा के इसको ट्विस्ट करते हैं, तो मान लीजिए इसके यहाँ पे रिम पे, मतलब इसके आउटर पार्ट पे, इस बेलन के यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो जब आप इसको ऐंठेंगे, घुमाएंगे, तो ये पॉइंट पी मान लीजिए घूम के यहाँ पे पी डैश पे चला जाता है। अच्छे से समझिएगा, ये पॉइंट पी यहाँ से ऐंठ कर घूम कर ट्विस्ट होके पी डैश पे चला जाता है। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज परिवर्तन दिखाई देगा। पहला, ये ओ डैश से इस पी को मिलाने वाला ये जो लाइन है, ये जितना एंगल से यहाँ पे रोटेट किया, ट्विस्ट हुआ, थीटा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से याद रखिए, इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस बेलन का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिस एंगल से रोटेट करता है ट्विस्टिंग पे, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये बोलते हैं इसको थीटा। अब ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, ये सबसे निचले सिरे पे यानी फ्री एंड पे इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे एक मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लेता हूं, तो यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पे, तो ये वाला जो थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ इसके फ्री एंड पे है, निचले सिरे पे है, इसकी वैल्यू अधिक होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट बनाएगा, वो कम होता जाएगा। और ये ऊपरी वाले भाग में यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये ऊपर वाला जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसके लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 हो जाएगा।
समझ में आया? तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ट्विस्टिंग की प्रक्रिया में, ऐंठने की प्रक्रिया में जितना रोटेट करेगा उसे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा कहते हैं। ये फ्री एंड पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका ये एंगल ऑफ ट्विस्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ओपे फिक्स्ड एंड पे जीरो हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर घटता जाता है। दूसरा एक और एंगल बन रहा है, ये इसके सरफेस पे बन रहा है। यहाँ आप जरा देखिए तो ये इस बेलन की ये बाहरी सतह पे, क्योंकि ये जब पी डैश पे आया तो यहाँ चूंकि ये सिरा फिक्स है, तो यहाँ से ये एक जो आप एंगल देख रहे हैं, ये जो इसके सरफेस पे बन रहा है, ये बोलेंगे एंगल ऑफ शियर। इसको एंगल ऑफ शियर बोला जाता है, शियर एंगल। देखिए यहाँ पे एक ही साथ ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये एंगल ऑफ शियर। देखा जाए तो इस एंगल की ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो ये इसीलिए इस एंगल को शियरिंग एंगल बोला जाता है, शियर, क्योंकि ये इसके लिए अपरूपण विकृति पैदा कर रहा है। और ये जो एंगल ऑफ शियर होता है, ये इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे मैक्सिमम होता है। इसको आप लोग समझिए, जैसे ये इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे ये फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी शियर एंगल का। जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अंदर की ओर जाएंगे, तो ये फाई की वैल्यू कम होती जाएगी, और ये एक्सिस के लिए ओ डैश के लिए ये फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी जब आप एंगल ऑफ शियर देखेंगे तो आप एक और सिलेंड्रिकल सेल कट करिए जो इससे छोटा हो, फिर एक और सिलेंड्रिकल सेल कट करिए, यानी एकदम जैसे एंगल ऑफ ट्विस्ट में आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे थे, लेकिन एंगल ऑफ शियर में पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल सेल लेंगे। जैसे एक और मैं सिलेंड्रिकल सेल बनाऊं, जैसे देखिए यहाँ इसके अंदर मैं एक और सिलेंड्रिकल सेल बना रहा हूं, तो जब इसको ऐंठा गया था तो आउटर वाले सेल के लिए फाई एंगल ऑफ शियर ज्यादा होगा, और ये जो अंदर वाला जो एक सिलेंड्रिकल सेल है इसके लिए शियर एंगल ऑफ शियर ये जो फाई है वो कम होगा। और जैसे जैसे ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर की ओर अंदर की ओर आते जाएंगे, शियर एंगल फाई कम होता जाएगा, और बिल्कुल मिडिल में इस लाइन के लिए शियर एंगल फाई जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आप समझ गए, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर या शियर एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सेल कट करूंगा, ये इसका दूसरा फिगर समझाने के लिए। यहाँ पे ये मैंने एक सिलेंड्रिकल सेल कट किया, और ये ऊपर तक भी जाएगा, ऊपर वाला मैं नहीं बनाया हूँ पूरा, कोई मतलब नहीं है उसका, बस निचला वाला भाग देखिए आप। तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल कट किया जिसका रेडियस है स्मॉल एक्स, और यहाँ पे ये जो पॉइंट पड़ रहा है ये क्यू डैश पड़ रहा है। तो इस पूरे ये निचले वाले पार्ट को मैं यहाँ पे अलग कर लिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये आउटर मोस्ट सरफेस है जिसपे ये पॉइंट पी डैश था, इसको ऐसे बल लगा के ऐंठा गया था तो पी डैश पे गया। लेकिन ये जो अंदर एक ये सिलेंड्रिकल सेल कट किया है मैंने पतला सा, जिसका रेडियस है स्मॉल एक्स, और इस सिलेंड्रिकल सेल की मोटाई है dx, और इस पे एक पॉइंट है Q, और ये पॉइंट Q जब इसको ऐंठा गया तो ये Q डैश पे चला, तो इसके लिए ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, थीटा, ये फ्री एंड पे है। ठीक है, और ये पूरा जो रेडियस है इसका ये है r पूरे सिलेंडर का। ठीक, ये इसका अभी आप ज्योमेट्री समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके थ्योरी की ओर, तो वापस जरूरत होगा तो मैं यहाँ डायग्राम पे आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका ये देख लेते हैं लैंग्वेज। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ लेंथ स्मॉल एंड रेडियस स्मॉल r clamped यानी fixed at upper end AB. Suppose a twisting couple is applied to face A dash B dash in a direction perpendicular to the length of the cylinder. ठीक है, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही है। हाँ, इसका हिंदी के लिए मैंने जगह छोड़ा हुआ है, थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा था, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि माना कोई एक बेलन हम लोग लेते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l है, इसकी त्रिज्या r है, जिसका एक सिरा AB फिक्स किया गया है और दूसरा सिरा AB जो है वो फ्री है, जिसके ऊपर एक बल युग्म लगा के उसको ऐंठा जाएगा। ठीक, ये इतना आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में। फिर आते हैं हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट पे। एंगल ऑफ ट्विस्ट समझा तो बहुत अच्छे से दिया हूं, पर इसका डेफिनेशन बनाना उतना ही कठिन है। देखिए, ड्यू टू ट्विस्टिंग द एंगल थ्रू विच द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रोटेट्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। यानी बेलन को ऐंठने के दौरान जो बेलन का जो वृत्तीय क्रॉस सेक्शन होता है वो जिस एंगल से रोटेट करता है उसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। And angle of twist is maximum at free end and decreases towards the fixed end। यानी सबसे निचले सिरे पे जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे फिक्स्ड एंड की ओर तो वहां पे उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट मिनिमम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, इसको भी हिंदी में जगह मैं छोड़ा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश इसका हिंदी लैंग्वेज मुझे तो इंग्लिश से भी कठिन है, इसका बन जा रहा है। एंगल ऑफ शियर फाई
The angle phi is called the angle of shear. The angle of shear is maximum for the outermost layer, ठीक है, at the surface, and it decreases to 0 for the innermost layer. That means axis of cylinder तक जाते जाते angle of shear 0 हो जाता है। डायग्राम से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके थ्योरी पे। देखिए, कपल यानी बल युग्म रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यानी किसी भी ठोस बेलन यानी सॉलिड सिलेंडर या वायर को ऐंठने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए जो बल युग्म होगा उसी को हम डिराइव करने वाले हैं। या फिर एग्जाम में आपसे पूछे ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, तो भी आप यही थ्योरी करेंगे। पर यूनिट ट्विस्ट मतलब एक एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन तक सिलेंडर को, वायर को ऐंठने के लिए कितना हमको कपुल यानी बल युग्म की आवश्यकता होगी, वही निकालने वाले, ठीक। तो चलिए, consider an elementary cylindrical cell of radius x, thickness dx and force F applied tangentially। ये इसी डायग्राम की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो एक ये एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल लिया गया है, क्योंकि हम पहले इस एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल के लिए लेंगे। अब ये आपको 2D में इसका क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट दिखाया गया है। अगर यही इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना, तो ये ऐसे बनेगा। देखिए, अब ये ऊपर तक ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ये एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल बनेगा, तो इसी में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो केवल हमें इसका ये नीचे से ये भाग दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको सर्कुलर है जरूर, लेकिन ये 3D में एक सिलेंड्रिकल सेल है, तो इसको हम लोग एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल का नाम दिए हैं, ठीक। ये टेंजेंशियल फोर्स लगा के इसको ऐंठा गया, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं अलग कर लूंगा। देखिए, ये यहाँ से ये जो एक चाप, ये क्यू क्यू डैश, पी पी डैश नहीं, केवल क्यू क्यू डैश, यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्यू क्यू डैश, प्लस यहाँ पे भी इसको ये कट करेंगे ना, ये इसका भी तो एंगल ऑफ शियर बनेगा ना। तो इतना भाग मैं यहाँ पे अलग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, या फिर इसको ऐसे समझिए, पी पी डैश पे जरा देखिए, ये वाला जो चाप है, ये इसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और इसके सरफेस पे सेम जो आर्क है वो फाई एंगल बना रहा है। यानी देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सेम जो चाप क्यू क्यू डैश है, वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे एंगल ऑफ शियर फाई बना रहा है, जबकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे सेम जो आर्क यानी चाप है, वो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बना रहा है, ठीक। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल सेल के ये आर्क ले लिया गया है चाप, तो ये इसका रेडियस x है और ये वाला लेंथ है l। ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बस ये किया गया है। ये देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लेते हैं, तो ये हो गया आर्क, कोण यानी चाप, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया कोण। लेकिन जब इस वाले को लेंगे तो ये देखिए, ये हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या l, ये हो गया चाप, और ये हो गया फाई इसका एंगल। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक ही जगह पे ये फिगर 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो पहले आप इस वाले में लगाइए, तो एंगल फाई इज इक्वल टू आर्क क्या है, क्यू क्यू डैश बटे रेडियस एल, तो एक इक्वेशन ये बनेगा। फिर इस वाले में लगाएंगे तो आर्क क्यू क्यू डैश यानी एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क क्यू क्यू डैश बटे रेडियस इक्वल टू एक्स, तो ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे। दोनों में चूंकि चाप यानी आर्क सेम है, तो इसको इक्वेट कर देंगे, तो L इंटू फाई इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। तो यहाँ से एंगल ऑफ शियर फाई इक्वल टू एक्स इंटू थीटा बटे L, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब देखिए, हमें चाहिए इसका फेस एरिया, किसका, इस सिलेंड्रिकल सेल का। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तो हमें उसके लिए उसका फेस एरिया का जरूरत पड़ेगा। इसका देखिए, इतने का फेस एरिया का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये वाला जितना है पूरा इतना, तो इसका एरिया निकालने के लिए सुनिए, इसका रेडियस क्या है x। तो अगर मैं ये एरिया इतना चाहिए हमको, तो क्या करिए ना, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है, इसको आपने बीच में से काट के ऐसे फैला दीजिए। जब आप फैलाएंगे तो ये कितना लंबा फैलेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि होगा, तो 2 पाई x इतना इसका लंबाई हो जाएगा। मोटाई कितना है, ये dx, तो ये पूरा एरिया इतना कितना बन जाएगा, 2 पाई x इंटू dx। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, इतना फेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई x इंटू
dx। ये देखिए द फेस एरिया ऑफ थिन एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल इक्वल टू 2 पाई x इंटू डी एक्स, देन कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक इक्वल टू सीयरिंग स्ट्रेंथ बाई सीयरिंग स्ट्रेंथ तो f बाई a, ये एरिया हो गया, बटे सीयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, फाई है, फाई ही सीयरिंग स्ट्रेन या एंगल ऑफ सीयर है। तो ये यहाँ से हम लोग f की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक, कुछ करना है नहीं, बस f की वैल्यू निकाल लीजिए। ये f का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे फाई हटा देते हैं, थीटा के टर्म्स में लाते हैं। तो इक्वेशन 1 में जाइए, ये जो इक्वेशन बना था ना, याद है, ये फाई, इस फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन ऐसा आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन फोर्स का बन गया, ठीक, फाई का मान ये वैल्यू रखते हैं। अब देखिए हमको इस फोर्स का मोमेंट चाहिए, क्योंकि आप जब इसको ऐंठने में बल लगा रहे हैं तो आपको वो बल दिखाई नहीं दे रहा है, आपको एक कपुल, एक बल आघूर्ण दिखाई देगा कपुल, जब इसको ऐंठेंगे तो वो जो बल का मोमेंट दिखाई देगा, फोर्स का मोमेंट, उसी फोर्स का हमें मोमेंट निकालना है, टाउ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर OX, क्योंकि ये जो फोर्स F है, ये फोर्स उस सिलेंडर को उसके एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको ट्विस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बल आघूर्ण पैदा होगा, ठीक है ना, बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एक पैदा होगा, और वो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस, वहां उसके एक्सिस ऑफ सिलेंडर से डिस्टेंस, जैसे एलिमेंट्री सेल के लिए निकाल रहे हैं ना भाई। सुनिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे बल लगता हुआ दिखाई देगा कि ये इस आर्क पे क्यू डैश पे ये F फोर्स जो है इसको ट्विस्ट कर रहा है, घुमा रहा है। तो किसके इस एक्सिस के लॉन्ग घुमा रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, x। तो इसका मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट इस O डैश एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू इस फोर्स का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी x। समझ में आया? तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ये फोर्स जो यहाँ इस एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल पे ये F इसको ट्विस्ट करने के लिए घुमा रहा है, ये फोर्स इस O डैश से कितनी दूरी पर लग रहा है, x। तो ये फोर्स इनटू ये दूरी x, यही इसका मोमेंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने निकाला है। तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे F इंटू एक्स, तो ये F की वैल्यू तो हमारे पास है ही इतना, ये F की वैल्यू यही आई है ना, ये फोर्स, और इंटू एक्स, तो यहाँ पे जो x का पावर 2 था, अब ये x के पावर 3 बन जाएगा। अब ये तो केवल एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेल के लिए था, टोटल सिलेंडर के लिए, hence the twisting couple applied to the whole cylinder can be obtained by integrating। तो पूरे सिलेंडर पे निकालने के लिए ट्विस्टिंग कपुल हम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r, पूरे सिलेंडर का रेडियस है r, वहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लगा के। तो ट्विस्टिंग कपुल टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू r, और ये वैल्यू F इंटू एक्स का ये वैल्यू जो आया था 2 पाई ईटा थीटा बाई L इंटू एक्स क्यूब, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, आप एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 लिमिट 0 टू r, तो इसको जैसे ही रख के आप निकालेंगे, यहाँ पे ये ट्विस्टिंग कपुल टाउ का ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से हमें एक चीज जानने को मिला कि अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल, किसी भी मटेरियल का एक वायर या सिलेंडर ले ले, उसका रेडियस, लेंथ और उसका मटेरियल यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स हो, तो हमें ये पता चला कि ये जो ट्विस्टिंग कपुल है वो दो चीज पे निर्भर कर रहा है, वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के पावर 4 पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L, ये भी याद रखिए। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो थीटा है उसको आपको रेडियन में लेना है, ठीक। तो ये ट्विस्टिंग कपुल आ गया, लेकिन हमें निकालना है ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन ले लेते हैं। तो इफ थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, देन ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, उसको हम लोग C से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 रेडियन रख दीजिए, तो ये C का फॉर्मूला आ गया, समझ में आया। तो ये C को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, या ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, या फिर इसी को मॉडुलस ऑफ टोर्जन या फिर टोर्जनल रिजिडिटी बोलते हैं, कई नाम है इसका। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, पाई ईटा यानी दृढ़ता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, r टू द पावर 4, r क्या है, वायर का रेडियस, या यूं कह लीजिए किसी वो सिलेंडर का रेडियस, L उस सिलेंडर या वायर की लेंथ है, लंबाई, ठीक। अब सेम फॉर्मूला को हम लोग हॉलो सिलेंडर के लिए भी डिराइव यहीं पे करके रख लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है, हॉलो सिलेंडर में यहाँ पे आ जाइए, इस वाले यहाँ पे
इस वाले में जो आपने लिमिट 0 टू r लगाया था, अब कोई भी हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका इंटरनल रेडियस r1 होगा और आउटर रेडियस r2 होगा, तो यहाँ लिमिट r1 से r2 लग जाएगा। ठीक, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ लिमिट में आप लोग इसको R1 से R2 कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे लिमिट R1 से R2, बाकी सॉल्व करिए तो जहां R टू द पावर 4 आ रहा था वहां R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये है ट्विस्टिंग कपुल फॉर हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो इसी प्रकार हॉलो सिलेंडर के लिए ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट C डैश इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 रेडियन रख देंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर के लिए था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये इसलिए भी आप लोग याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एक तरफ सेम मटेरियल और सेम लेंथ और सेम मास का सॉलिड सिलेंडर है और दूसरे तरफ सेम मटेरियल सेम लेंथ और सेम मास का हॉलो सिलेंडर है, दोनों को ट्विस्ट करना है, तो किसको ट्विस्ट करना ज्यादा कठिन है, किसको ट्विस्ट करना ज्यादा हार्ड है, मतलब दोनों में से कौन स्ट्रांग है ट्विस्टिंग के मामले में, ठीक है ना, ऐंठने के मामले में, तो उसको इसी फॉर्मूले से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि हॉलो सिलेंडर को ट्विस्ट करना ज्यादा कठिन है सॉलिड सिलेंडर की तुलना में, यानी ट्विस्टिंग के मामले में हॉलो सिलेंडर जो है वो सॉलिड सिलेंडर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसमें बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट काफी पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।